नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, चलो देखते हैं। हम देख रहे थे केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में हमने संसद के बारे में अध्ययन कर लिया था। किसके बारे में कर लिया था? संसद के बारे में। अब संसद का एक तो हमने संयुक्त कर लिया, दोनों का संयुक्त रूप से। अब हम इनका अलग अलग करेंगे। संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दोनों सदन अलग अलग हैं, तो हम दोनों की शक्तियां अलग अलग देखेंगे। अब पहले लोकसभा की देखते हैं। विधायी शक्ति लोकसभा की देख रहे हैं, बता दिया मैंने आपको। संसद की पहले देख चुके हैं संयुक्त रूप से, अब अलग अलग देख रहे हैं दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा की। तो सबसे पहले लोकसभा की देख रहे हैं। क्या लिख देता हूं मैं, लोकसभा की शक्तियां। ठीक है, सबसे पहले जो शक्ति आ रही है वो विधायी शक्ति। विधायी शक्ति बनी है किस शब्द से? विधेयक से। विधायी शक्ति बनी है विधेयक से। मतलब लोकसभा के पास विधेयक तैयार करने की शक्ति है। विद्यार्थियों, विधेयक की बात करें तो विधेयक तीन प्रकार के बताए हैं मैंने आपको मोस्टली। सर कौन कौन से? साधारण, जिसको आप अवित्तीय भी कह सकते हैं, वित्तीय और संशोधन। तीन विधेयक हो गए विद्यार्थियों, एक तो ये और एक ये। इन दोनों के मामले में मैंने पहले बताया था आपको, लोकसभा बराबर है राज्यसभा के। संशोधन विधेयक में भी लोकसभा बराबर है राज्यसभा के, लेकिन वित्त विधेयक में लोकसभा शक्तिशाली है। ठीक है, तो कहने का मतलब है साधारण विधेयक, जिसे आप अवित्तीय विधेयक कह सकते हैं, संशोधन विधेयक, इन दोनों मामलों में विधायी शक्ति की अगर बात करें तो लोकसभा के पास ज्यादा है। मतलब साधारण और वित्तीय विधेयक और संशोधन विधेयक दोनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर है, जबकि वित्त विधेयक में लोकसभा के पास ज्यादा है। वित्तीय शक्ति, वित्तीय, वित्त से समझ, अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको क्लियर किया है कि विधेयक तीन प्रकार के हैं, जिसे आप साधारण अवित्तीय कह सकते हैं, संशोधन हो सकता है और वित्त हो सकता है। इन दोनों में तो दोनों बराबर बराबर हैं। इसमें लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं। लगभग टॉपिक 19वीं सेम से चल रहे हैं। अभी बता दूं, वित्त विधेयक को अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया है।
वित्त विधेयक को 109 में परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही यह तय किया जाता है कि विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। या नहीं मतलब कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसकी स्वीकृति या इसकी शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब विद्यार्थियों एक चीज बता दूं आपको, बाकी जो दो विधेयक हैं, एक तो साधारण विधेयक और एक संशोधन विधेयक, दोनों किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन लोकसभा के लिए एक शर्त है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। राज्यसभा के लिए क्या शर्त है मैं बता देता हूं। ठीक है, यहां एक शर्त लगा दो, ही लोकसभा में ही प्रस्तुति क्या होता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा की स्वीकृति के बाद लोकसभा की स्वीकृति के बाद राज्यसभा की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राज्यसभा इसे 14 दिन रोक सकती है। इसके बाद यह स्वीकृत समझा जाता है। अब सुनो क्या कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पहले विधायी शक्ति के में दो विधेयक बताए मैंने आपको, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। दोनों विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक शर्त और जुड़ी हुई है। मान लो पेश हो गए, अब एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे ने डांट लिया तो डांट लिया, कोई इलाज नहीं है। और 6 महीने तक अगर विचार नहीं किया तो फिर दोबारा ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक सबसे पहली चीज तो यह है कि दोनों सदनों में से आप ये नहीं कह सकते किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं ना। इसके लिए शर्त है, एक पाबंदियां लगी हुई है कि ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक। वो दोनों नहीं, साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक नहीं, केवल वित्त विधेयक लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में स्वीकृति मिलने के बाद राज्यसभा जाएगा।
ऐसा नहीं कि जाएगा नहीं, जाएगा, राज्यसभा में जाएगा ये, लेकिन कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। 14 दिन में अगर राज्यसभा इसे स्वीकृत कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करती है तो 14 दिन बाद यह स्वतः ही स्वीकृत समझा जाता है। मतलब 14 दिन बाद में यह माना जाता है कि इसने स्वीकृत कर दिया। ऐसा एक सिस्टम है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, मतलब लोकसभा किस पर नियंत्रण रखती है? कार्यपालिका पर। देखो समझो इसको, लोकसभा नियंत्रण रखती है किस पर? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका तब तक ही रह सकती है कार्यपालिका तब तक ही रह सकती है जब तक लोकसभा में विश्वास बना रहे। किसमें विश्वास बना रहे? लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो, ऐसे कर लो, विश्वास प्राप्त हो। व्यवहार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सुनो, लोकसभा नियंत्रण रखती है किसके ऊपर? कार्यपालिका के ऊपर। व्यवहार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तब तक ही रह सकती है जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। कहने का मतलब कार्यपालिका पर लोकसभा नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका तब तक ही रहेगी जब तक उसे किसमें विश्वास प्राप्त हो? लोकसभा में। और जैसे ही लोकसभा में विश्वास नहीं रहा, उसी के साथ कार्यपालिका को समाप्त समझा जाता है या कार्यपालिका समाप्त समझी जाती है। विद्यार्थी, एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 368। सबसे पहली चीज तो यह है संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। किस में किया गया भाई? 368 में किया गया है। ठीक है। एक बात, भारतीय संविधान में
संशोधन प्रक्रिया जटिल है। संशोधन प्रक्रिया कैसी है भाई? जटिल। इसमें दो चीजों का समावेश है, एक तो कठोर और एक लचीला संशोधन प्रक्रिया। कठोर तो लिया गया है अमेरिका से और लचीलापन लिया गया है ब्रिटेन से। दो चीज हो गई, एक कठोर और एक लचीलापन। तो कहने का मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख 368 में किया गया है और भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल है, कठोर और लचीलापन दोनों ही समावेश है। संशोधन के तहत दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और दूसरा कौन सा भाई? राज्यसभा। दोनों से कुल संख्या का बहुमत, इससे भी और उपस्थित व मतदान भाग लेने वालों का दो तिहाई। ठीक है, मतलब इनका दो तिहाई। ऐसी एक व्यवस्था है भारतीय संविधान में संशोधन की। समझो इसको क्या कह रहे हैं, जटिल प्रक्रिया नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग, पहली चीज तो यह है कि दोनों सदनों से अलग अलग स्वीकृति होगी। पहली बात तो यह है कि दोनों सदनों से अलग अलग स्वीकृति होगी। पहली बात, लोकसभा से कुल संख्या का बहुमत, जैसे कोई भी कुल संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए, मतलब आधी से एक अधिक, या उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का दो तिहाई। तो यहाँ भी दोनों में एक सिस्टम है। एक बात तो ये है साहब, अब इसमें भी एक सिस्टम अटका हुआ है। ये हो गया दोनों का, यहाँ भी हो गया। अब इसमें भी एक चीज अटकी हुई है कि सर वो क्या, अगर संशोधन राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है या ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो एक चीज और जुड़ जाएगी इसमें। वो क्या है, आधे राज्यों की विधान सभाओं से स्वीकृति। आधे राज्यों के विधान मंडलों से, आधे राज्यों के विधानमंडलों से स्वीकृति। ये तो हो गया। इसके अलावा आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के, अब जैसे आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल दो जिससे हमें मालूम पड़े कि हाँ सर आधे राज्यों की। अभी आपने कई दिन चर्चा में, अभी आप सुनते भी हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। अभी पिछले दिनों चर्चा में आ रहा था CAA, CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संशोधित नागरिकता अधिनियम। CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, संशोधित नागरिकता बिल। ये ऐसे विधेयक थे, इनको दोनों सदनों से अलग अलग या तो बहुमत या उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले दो तिहाई और आधे राज्यों की स्वीकृति। तो ऐसे बिलों पर या ऐसे विधेयकों पर आधे राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती है, ऐसी एक व्यवस्था है।
निर्वाचक मंडल के रूप में। निर्वाचक मंडल, देखो विद्यार्थियों, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दोनों पदों के निर्वाचक मंडल में लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं। समझ गए? मतलब दोनों के निर्वाचक मंडल के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं भाई? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं। अब मैं लोकसभा शक्तियों को एक क्रम में समझा देता हूं एक बार दोबारा से। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्तियां, चौथो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां, और पांचवा है निर्वाचक मंडल की शक्तियां। देखो विद्यार्थी, एक चीज बता दूं, विधायी शक्ति लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर है। वित्तीय शक्ति लोकसभा के पास ज्यादा है। संविधान संशोधन की शक्ति दोनों के पास बराबर है। कार्यपालिका शक्ति लोकसभा के पास ज्यादा है, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई है। इसे आम जनता सदन कहा गया और ज्यादातर मंत्रिमंडल या जो हमारा जो कैबिनेट है ज्यादातर इसी में चुना जाता है। इसलिए कार्यपालिका अपने पद पर तब तक ही रहती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। निर्वाचक मंडल के रूप में, निर्वाचक मंडल में भी लगभग शक्तियां दोनों के पास बराबर हैं। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है लोकसभा की शक्तियां विधायी लोकसभा की शक्तियां हैं उनमें विधायी शक्तियां का मतलब समझ गए आप कि कानून से संबंधित है। इसमें साधारण विधेयक है, संशोधन विधेयक है। वित्तीय शक्तियां लोकसभा के पास ज्यादा है, राज्यसभा केवल 14 दिन डाल सकती है। संविधान संशोधन की शक्तियां लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति लोकसभा के पास ज्यादा है क्योंकि लोकसभा जनता का सदन माना गया है। निर्वाचक मंडल की शक्तियां, निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं और दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, हमने केंद्र सरकार में संसद की संयुक्त शक्तियों का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने लोकसभा की शक्तियों का अलग अलग अध्ययन किया है कि लोकसभा की शक्तियां किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से अलग अलग विधेयकों पर इनको शक्तियां दी गई हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा के पास भी क्या लोकसभा के समान शक्तियां हैं या कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं, केवल राज्यसभा के पास हैं। तो विद्यार्थियों को कौन कौन शक्तियां हैं उनको हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। जय।